Decode को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीकोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको यह दिखाएंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 6000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के साथ भी 800 करोड़ रुपए के हथियारों की एक डील की है। राष्ट्रपति ट्रंप एक तरफ तो ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया, और दूसरी तरफ इन दोनों ही देशों को लड़ने के लिए हथियार भी बेच रहे हैं। हमारी आज की दूसरी खबर खास तौर पर असम के दर्शकों के लिए है, क्योंकि वहां की पुलिस ने मशहूर गायक जुबिन गर्ग की हत्या के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट के मुताबिक जुबिन गर्ग की हत्या की पूरी प्लानिंग पहले से ही की गई थी, जिसके बाद हत्या के सबूतों को मिटाया गया और जुबिन गर्ग को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जिनमें जुबिन के अपने ही मैनेजर हैं, उनके बैंड के सदस्य हैं और सिंगापुर में उनके शो के आयोजक भी हैं। और आखिर में आपकी मुलाकात करवाएंगे फिल्म धुरंधर में जमील जमाली का किरदार निभाने वाले मशहूर एक्टर राकेश बेदी से, जिनकी एक्टिंग की आजकल बहुत तारीफ हो रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ 6000 करोड़ रुपए की एक डिफेंस डील की है, जिसके तहत वो पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपग्रेड करेगा। अमेरिका अब पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को अपनी नई एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहा है। इन दोनों देशों के बीच 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये डील हुई है, जिसके बाद पाकिस्तान के जो F-16 लड़ाकू विमान हैं वो पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे और इनका अपग्रेडेशन हो जाएगा। अमेरिका में बने ये विमान पाकिस्तान ने 80 के दशक से लेकर वर्ष 2016 तक खरीदे हैं, और अब अमेरिका की मदद से ही इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा। अमेरिका इन लड़ाकू विमानों के लिए पाकिस्तान को नए सिस्टम्स देगा, नए हथियार, और इसके लिए ट्रेनिंग भी देगा। और इस अपग्रेड के बाद पाकिस्तान के ये F-16 एयरक्राफ्ट्स, ये विमान नेटो देशों की सेनाओं के साथ भी इंटीग्रेट कर पाएंगे। नेटो देशों की सेनाओं के जो हवाई जहाज हैं उनके साथ भी इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। अमेरिका के मुताबिक पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल एंटी टेरर ऑपरेशंस में करेगा। देखिए, सबसे बड़ा मजाक यही है, यानी अमेरिका कहता है कि इन विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के खिलाफ किया जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद को रोकने के लिए उसके इन F-16 विमानों का इस्तेमाल करेगा। ये जो अपग्रेडेशन किया जा रहा है वो भी आतंकवाद को दूर करने के लिए, मिटाने के लिए किया जा रहा है। सबसे बड़ा मजाक यही है। हालांकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने इन्हीं F-16 फाइटर जेट से भारत पर भी हमला करने की कोशिश की थी, और ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान के पास करीब 75 F-16 फाइटर जेट्स थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 या 6 F-16 फाइटर जेट्स नष्ट कर दिए थे, यह भारत का दावा था। और इस समय अगर ये 5-6 विमान आप हटा लें जो इन्हें भारत ने नष्ट कर दिया है, तो पाकिस्तान के पास अब करीब 70 F-16 विमान बचे होंगे, और इन्हीं 70 विमानों का अब अपग्रेडेशन किया जा रहा है। एक F-16 लड़ाकू विमान की कीमत करीब 628 करोड़ रुपए है, और पिछले 20 वर्षों से अमेरिका लगातार पाकिस्तान को लड़ाकू विमान दे रहा है, रेडार दे रहा है और स्पेयर पार्ट्स भी देता आ रहा है। और इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 25 से ज्यादा देश इसी F-16 फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें अपनी वायुसेना में उड़ा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और अमेरिका के बीच एक बड़ी डील मानी जाएगी। अब देखिए, अमेरिका पाकिस्तान को यह हथियार दे रहा है, F-16 विमानों को और बेहतर बना रहा है, लेकिन पिछले ही महीने अमेरिका और भारत के बीच भी एक 800 करोड़ रुपए की डिफेंस डील हुई है, जिसमें भारत को अमेरिका से 2 हथियार मिलेंगे। पहला है जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, जो 4 किलोमीटर की रेंज में हमला करके किसी भी शक्तिशाली टैंक को नष्ट कर सकती है, और दूसरा एक्सकैलिबर
प्रोजेक्टाइल्स, ये तोप के गोले होते हैं जो 57 किलोमीटर की दूरी तक सटीक हमला कर सकते हैं। ये जो दोनों ही हथियार हैं, ये अमेरिका भारत को बेचेगा। अब एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया, शांति समझौता कराया। बात बात पर वो नसीहत देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति रहनी चाहिए। कहते हैं, मैं दोनों देशों के नेताओं से कह रहा हूं कि आप अच्छे से रहिए, शांति के साथ रहिए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि यही राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों को हथियार भी बेच रहे हैं, ये जानते हुए कि ये हथियार कहां इस्तेमाल होंगे। यानी वो शांति दूत भी बने हुए हैं और साथ ही हथियारों का कारोबार भी कर रहे हैं। और यही है दुनिया। स्वीडन का एक डिफेंस थिंक टैंक है जिसका नाम है सिप्री। सिप्री ने दुनिया भर में हथियारों के बाजार पर एक रिपोर्ट जारी की है कि कौन सा देश कितने हथियार बेचता है। इस लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है। अमेरिका दुनिया के 43% हथियार बेचता है। हथियारों के बाजार में अमेरिका का जो शेयर है वो 43% है। यानी दुनिया का आधा हथियार बाजार अकेले अमेरिका के कब्जे में है लगभग। दूसरे नंबर पर फ्रांस है जो सिर्फ 9.6% हथियार बेचता है। अमेरिका और फ्रांस के बीच 33% से ज्यादा का अंतर है, यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच 33% का अंतर। और अमेरिका फ्रांस से लगभग 4.5 गुना ज्यादा हथियार बेच रहा है। तीसरे नंबर पर रशिया है जिसने 7.8% हथियार बेचे। चौथे नंबर पर चीन जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन हथियारों की दुनिया में उसका हिस्सा सिर्फ 5.9% है। पांचवें नंबर पर जर्मनी है जो 5.6% हथियार बेचता है। छठे नंबर पर इटली है 4.8% शेयर के साथ। सातवें नंबर पर ब्रिटेन 3.6% हथियार बेचता है। इजराइल करीब 3.1% हथियार बेच रहा है, वो 8वें नंबर पर है। और आप देखिए, छोटा सा देश है लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना आगे है। और फिर 9वें नंबर पर स्पेन है जो 3% हथियार बेचता है। और 10वें नंबर पर साउथ कोरिया है जो सिर्फ 2.2% हथियार इस समय बेच रहा है। यानी अमेरिका अकेले दुनिया का 43% हथियार बेच रहा है, जबकि दुनिया के बाकी 180 देश मिलकर 57% हथियार बेचते हैं। हालांकि अमेरिका खुद ही सबसे ज्यादा हथियार बेचता भी है, लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप ये भी आशंका जता रहे हैं कि दुनिया में अगर युद्ध नहीं रुके जो इस समय चल रहे हैं, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। I'd like to see the killings stop. 25,000 people died last month, soldiers, mostly soldiers, but some people also where bombs were dropped. But for the most part, 25,000 soldiers died last month. I would love to see it stop. And we're working very hard. It doesn't really affect the United States unless it got out of control. You know, a thing like that, as you probably know, because you are a professional, a real professional, which is something I don't say about a lot of other people, but you are a great professional. Things like this end up in third world wars. And I told that the other day. I said, you know, everybody keeps playing games like this. You'll end up in a third world war. And we don't want to see that happen. अब आपको प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वो तस्वीर दिखाते हैं जिसकी चर्चा अमेरिका की संसद में भी हो रही है। 10 दिसंबर को अमेरिका की विदेश नीति पर एक सुनवाई के दौरान ये अमेरिकी संसद की एक विदेश नीति पर कमेटी है, उसकी बैठक हो रही थी। और उस बैठक में अमेरिका की एक सांसद अपने साथ एक पोस्टर लेकर आई जिस पर 2 तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी, रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। और यह तस्वीर सितंबर में चीन में हुए SCO समिट के दौरान की थी, ये जो आपके पीछे लगी हुई है। और दूसरी तस्वीर ये सांसद लेकर आई, वो ये थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक साथ नजर आ रहे हैं। ये दूसरी तस्वीर है जो इस सांसद के पीछे है, ये देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में बैठे हैं, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में एक समानता है और वो ये कि दोनों में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन है।
और तीसरी तस्वीर में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हैं। अमेरिका की सांसद ने इन तस्वीरों को 1000 शब्दों के बराबर बताया और अमेरिका की ट्रंप सरकार पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला, भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपना और अपने देश का ही नुकसान करा रहे हैं उनकी जो नई नीति है भारत के ऊपर, उसकी वजह से। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही भारत को अमेरिका से दूर धकेल दिया है और ट्रंप की दबाव वाली रणनीति भारत को चीन और रशिया जैसे अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के नजदीक लेकर जा रही है। और तीसरा, ट्रंप प्रशासन ने भारत और अमेरिका की साझेदारी को नुकसान पहुंचाया है, जिसे बचाने के लिए अब अमेरिका की संसद को तुरंत कदम उठाने चाहिए। Trump's policies towards India can only be described as cutting our nose to spite our face. And this is doing real and lasting damage to the strategic trust and mutual understanding between our two countries. Because let me be clear, being a coercive partner has a cost. And this poster is worth 1,000 words. You do not get a Nobel Peace Prize by driving U.S. strategic partners into the arms of our adversaries. We must move with incredible urgency to mitigate the damage that this administration has done to the U.S.-India partnership and return to the cooperation that is essential to U.S. prosperity, security, and global leadership. एक और बात यह है कि जिस सांसद ने, जिसे अभी आपने देखा, ट्रंप सरकार की नीतियों का विरोध किया, वो असल में डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी पार्टी की सांसद हैं। इसलिए भी वो डोनाल्ड ट्रंप पर ये हमले कर रही हैं। लेकिन एक बात साफ है कि अमेरिका के अंदर भी, वहाँ की अंदरूनी राजनीति में भी अब वहाँ के जो सांसद हैं, वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस समय अमेरिका की जो नीति है भारत के बारे में, भारत पर, जिसके तहत उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाया है, उसकी वजह से वो भारत को अपने से दूर कर रहा है ये देश अमेरिका, और भारत अमेरिका के प्रतिद्वंदियों के करीब जा रहा है, जैसे चीन और रशिया, और ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं है। अब हमारी अगली खबर खास तौर पर हमारे असम के दर्शकों के लिए है और मशहूर गायक जुबीन गर्ग के फैंस के लिए है, जो बेसब्री से ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग की हत्या किसने की, कैसे की और क्यों की। इस मामले की जांच कर रही असम पुलिस की SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने जुबीन गर्ग के 4 करीबियों को हत्या का आरोपी बनाया है। SIT ने गुवाहाटी की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी है और इसमें नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत, जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, जुबीन गर्ग के बैंड के सदस्य शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत प्रभा महंत को हत्या का आरोपी बताया गया है। इसके अलावा जुबीन गर्ग के चचेरे भाई और असम पुलिस के निलंबित अधिकारी संदीपन गर्ग पर गैर इरादतन हत्या का आरोप इस चार्जशीट में लगाया गया है। अब पहली बात यह है कि देखिए जुबीन गर्ग को किसने मारा। जुबीन गर्ग के अपने ही लोगों ने जुबीन गर्ग की हत्या की है। तो पहली बात इसमें आज के ज़माने के बारे में, आज के युग के बारे में सीखने वाली है कि देखिए कैसे एक व्यक्ति के आसपास के जो लोग होते हैं, जो उसके साथ काम कर रहे होते हैं, वो लोग कैसे बदल सकते हैं, कैसे धोखा दे सकते हैं, पीठ में छोरा घोंप सकते हैं। ये सबके लिए सीखने की बात है। और आप देखिए आज कि जुबीन गर्ग के साथ जो काम करते थे, यानी अपने मैनेजर पर जुबीन गर्ग ने कितना विश्वास किया होगा। जुबीन गर्ग के बैंड में जो लोग काम करते थे, जो दूसरे आर्टिस्ट थे, उन पर कितना विश्वास किया होगा। जिस आयोजक के शो में शामिल होने के लिए सिंगापुर चले गए, उस पर कितना विश्वास किया होगा। और इन सारे लोगों ने जुबीन गर्ग के साथ विश्वासघात किया, धोखा किया और उनकी हत्या कर दी। इस चार्जशीट में इन सारे आरोपियों पर जो धाराएं लगाई गई हैं, उनके मुताबिक पूरी प्लानिंग करके जुबीन गर्ग की हत्या की गई थी। यह हत्या अचानक नहीं हुई, एक दिन में नहीं हुई, यह पूरी योजना बनाकर प्लानिंग के साथ हत्या हुई। हत्या के बाद सबूतों को मिटाया गया ताकि ये लोग पकड़े ना जाए और ये एक दुर्घटना लगे, और जुबीन गर्ग के साथ धोखाधड़ी की गई। नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के मुख्य आयोजक श्याम कानू महंत पर तो हत्या के अलावा एक्सटॉर्शन यानी पैसे की उगाही का भी आरोप लगाया गया है। और इससे पता चलता है कि जुबीन गर्ग की हत्या से जुड़े एक नहीं बल्कि कई राज हैं।
ये सभी लोग जुबीन को जानते थे, उनके बेहद करीबी थे, उनके विश्वास पात्र थे। जुबीन इन पर पूरा विश्वास करते थे, जहां ये ले जाएंगे जुबीन को वहां चले जाते थे। और जुबीन की हत्या के मामले की जांच के लिए एसआईटी ने 300 लोगों से पूछताछ की। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि एसआईटी के पास सिंगापुर के अलावा असम में भी उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हत्या का आरोप साबित हो जाएगा। As promised, we have filed a search sheet today in the Court of Chief Judicial Magistrate. It is under Section 103 of BNS and other 11 sections. Few have been charged with murder. One have been charged with culpable homicide, and of course, other 2 PSO has been charged with other charges. Now, we have filed a search sheet with almost 12,000 pages of documents, along with the main search sheet, seizure, examination of witness, and it is a meticulously done exercise. Although we have taken documents from Singapore, but we have proved the case with our independent documents. Even if court says that no, Singapore documents is not admissible, we have filed a search sheet in a way that the documents collected in Assam itself is sufficient. आपको याद होगा 19 सितंबर को सिंगापुर में जुबीन गर्ग की मौत हो गई थी और उस समय यह दावा किया गया था कि उनकी मौत समुद्र में डूबने की वजह से हुई है। बाद में इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो जुबीन के दोस्त थे, करीबी थे, रिश्तेदार थे, उनके साथ काम करने वाले थे। और हम लगातार जुबीन गर्ग की मौत के मामले को डिकोड करते चले आ रहे हैं, लगातार इस खबर का पीछा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये सारे जो लोग हैं, असम के लोग, उनके देश भर में जो फैंस हैं, वो आज भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जुबीन गर्ग और उनके परिवार को इंसाफ कब मिलेगा और जुबीन गर्ग की हत्या करने वाले लोग कब पकड़े जाएंगे और कब सारी दुनिया को ये पता चलेगा कि जुबीन गर्ग की हत्या क्यों हुई, किन कारणों से हुई और इन सारे लोगों ने जुबीन गर्ग के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया। अब आपको रुपए की गिरावट की सच्चाई हम बताते हैं। आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोग रुपए की गिरावट को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लिखते हैं कि देखिए रुपया इतना गिर गया, रुपये का बुरा हाल है, रुपया इतना टूट गया, रुपया बहुत कमज़ोर हो गया। लेकिन इसके पीछे का अर्थशास्त्र शायद आपको कभी किसी ने बताया नहीं होगा। देश भर में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर एक नेगेटिव नैरेटिव बनाया जा रहा है और आज हम रुपए की गिरावट को डिकोड भी करेंगे और साथ ही सबसे पहले आपको समझाएंगे कि रुपए के गिरने का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि रुपया क्यों गिरता है और रुपए के गिरने का मतलब क्या है। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो भारतीय करेंसी यानी रुपए का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप दूसरे देश से सामान खरीदते हैं तो उस देश की करेंसी में पेमेंट करना होता है या फिर ऐसी करेंसी में पेमेंट करना होता है जिसे दोनों देश स्वीकार करते हैं। और इसी वजह से आज दुनिया में सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर में होता है और भारत भी ज्यादातर देशों से यूएस डॉलर में ही व्यापार करता है। यानी जब हम बाहर से सामान खरीदते हैं तो डॉलर में खरीदते हैं और इसके लिए भारत रुपया देकर ये यूएस डॉलर खरीदता है। जब कहा जाता है कि रुपया गिर रहा है तो इसका मतलब होता है कि एक यूएस डॉलर खरीदने के लिए पहले से ज्यादा रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। पहले $1 खरीदने के लिए 80 रुपए देने होते थे और इस समय $1 खरीदने के लिए 90 रुपए देने होंगे। इसे ही एक्सचेंज रेट कहा जाता है और ये जो एक्सचेंज रेट है ये रोज बदलता रहता है। आज जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि भारत की खराब अर्थव्यवस्था की वजह से रुपया गिर रहा है, उन्हें आज हम कुछ आंकड़े दिखाना चाहते हैं। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आज रुपया देश की अपनी अंदरूनी समस्याओं की वजह से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की वजह से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो समस्याएं आ रही हैं, जो माहौल है, उसकी वजह से गिर रहा है। यानी आज रुपए के गिरने की वजह इंटरनल नहीं है बल्कि एक्सटर्नल है। अब आज के युग में और यूपीए के सरकार के युग में क्या फर्क है, पहले वो देखिए। यूपीए सरकार के दौरान भी रुपया गिर रहा था लेकिन उसकी वजह अलग थी।
आज जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह अलग है। यूपीए सरकार के समय जीडीपी विकास दर 5% था। अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो दुनिया में 10वें नंबर पर थी। हमारे यहां रिटेल महंगाई दर 8.59% थी, 8.5%। और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे कमजोर 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया जाता था और इसे फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। जो दुनिया की 5 फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भारत था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो नाजुक है और कभी भी बिखर सकती है, वो होती है फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था। फ्रेजाइल 5 जो अर्थव्यवस्थाएं थीं, तो फ्रेजाइल 5 में भारत था, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और तुर्की। ये 5 देश थे फ्रेजाइल 5 में, जिनके लिए कहा गया था कि ये इकोनॉमीज जो हैं ये सबसे कमजोर हैं। आज ये यूपीए के समय की बात बता रहा हूं और इसीलिए उस समय रुपए में लगातार गिरावट आ रही थी। आज भारत की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.2% है। हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथे नंबर पर है और हमारे यहां रिटेल महंगाई इस समय सिर्फ 0.25% है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया भर में एक ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। उस समय फ्रेजाइल कहा जाता था, आज ब्राइट स्पॉट कहा जाता है। उस समय महंगाई दर 8.5% थी, आज 0.5% है। लेकिन दुनिया भर में आज युद्ध चल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अलग अलग देशों पर टैक्स लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं और भारत पर तो उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। इससे दुनिया भर के निवेशकों में एक डर है और इसी वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं और अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। इस साल अब तक FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसे हम विदेशी निवेशक भी कहते हैं, 1,50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा ये भारत से निकाल चुके हैं। जब विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो वो भारत में अपने शेयर और दूसरे इन्वेस्टमेंट को बेचते हैं जो रुपए में होता है और फिर वो डॉलर खरीदते हैं। इससे बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपया गिर जाता है। सुरक्षित निवेश के लिए निवेशक आजकल सोना ज्यादा खरीद रहे हैं। आप जानते हैं जैसे ही सब जगह युद्ध चल रहा है, अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो अनिश्चितता के दौर से गुजर रही हैं, तब निवेशक सोने में इन्वेस्ट करते हैं और इसी वजह से जो गोल्ड का इंपोर्ट है हमारे देश में वो बढ़ गया है। दुनिया भर से ज्यादा सोना खरीदने के लिए अब हम जो है ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं पहले के मुकाबले। इससे व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है और रुपया गिर रहा है। इस साल अक्टूबर में सोने का इंपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया और 3 गुना बढ़कर 1,32,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मार्च 2014 में आरबीआई के पास 30,400 करोड़ यूएस डॉलर्स का विदेशी रिजर्व था। 30,400 करोड़। आज 2025 में आरबीआई के पास विदेशी रिजर्व बढ़कर 70,000 करोड़ डॉलर्स का हो चुका है। इकोनॉमी में हमारा फर्क देखिए आप, कहां 30,000 करोड़ डॉलर्स और कहां 70,000 करोड़ डॉलर्स आज। इसी तरह से वर्ष 2013 और 14 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सोने का जो रिजर्व था, सोने का भंडार, वो 2,150 करोड़ डॉलर का था और आज 10,500 करोड़ डॉलर से ज्यादा का है। इन सभी आंकड़ों से यह साफ होता है कि आज रुपए में गिरावट इसलिए नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, हमारे अंदरूनी जो फैक्टर्स हैं ये कमजोर हो रहे हैं। ये इस वजह से है क्योंकि दुनिया भर में अभी बहुत परेशानियां चल रही हैं, दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, दुनिया भर में जो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं वो रुपए को गिरा रहे हैं। और आज जो लोग रुपए की गिरावट को लेकर एक फेक नैरेटिव बना रहे हैं कि आज तो देश का बुरा हाल हो गया, इकोनॉमी का बड़ा बुरा हाल हो गया क्योंकि रुपया टूट रहा है, उन्हें जरा अब पुराना जमाना याद कराते हैं। वर्ष 2013 की कुछ अखबारों के हेडलाइंस देखिए, कैसे उस समय रुपए की गिरावट को लेकर हर रोज अखबारों की हेडलाइंस बनती थी। ये आपको मैं दिखा रहा हूं यूपीए सरकार के दौरान की हेडलाइंस। देखिए 2013 की हेडलाइंस हैं। आज रुपए की गिरावट के बारे में आपको एक आंकड़ा और देखना चाहिए। 22 मई 2004 को यूपीए सरकार सत्ता में आई थी और मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे। उस समय एक यूएस डॉलर की कीमत थी 45 रुपए। 2013 में रुपए में भारी गिरावट आई और अगस्त में $1 की कीमत हो गई 68 रुपए 75 पैसे। हालांकि बाद में इसमें कुछ सुधार भी आया।
यूपीए सरकार के दौरान रुपए में अधिकतम 52.77% की गिरावट आई थी। तो आप याद कर लीजिए, 52.77% गिरा यूपीए के टाइम। अब एनडीए की सरकार के दौरान रुपए की गिरावट के आंकड़े देखिए। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। उस समय $1 की कीमत थी 59 रुपए, 59 रुपीज। आज $1 की कीमत 90 रुपए 56 पैसे है आज। इस तरह एनडीए सरकार के दौरान रुपए में अधिकतम 53.49% की गिरावट आई है। यह हम अधिकतम गिरावट दिखा रहे हैं आपको, यानी यूपीए सरकार के दौरान रुपए में 52.77% और एनडीए सरकार के दौरान 53.49% की गिरावट आई। ये आंकड़े क्या बताते हैं कि यूपीए और एनडीए दोनों के समय में ही रुपए में लगभग एक जैसी गिरावट हुई है। हालांकि डॉलर और रुपए का यह भाव हर रोज बदलता है। यूपीए सरकार 10 वर्षों तक सत्ता में थी और एनडीए की सरकार 11 साल 6 महीने से सत्ता में है। इसलिए अब आप रुपए की गिरावट का सबसे दिलचस्प आंकड़ा देखिए। हमने दोनों सरकारों के 10 साल के शासन की तुलना की है कि 10 साल के शासन में रुपए में कितनी गिरावट आई। यूपीए सरकार में रुपया अधिकतम 52.77% गिरा। एनडीए सरकार में यह गिरावट अधिकतम 41.92% रही। यानी यूपीए और एनडीए के 10 वर्षों के शासन में रुपया यूपीए सरकार के समय ज्यादा गिरा था। और यहां मैं आपको बता दूं, यह 10 वर्षों की तुलना है, 14 से लेकर 2024 तक और 2004 से लेकर 2 अगस्त 2013 तक। आज अंतर्राष्ट्रीय हालात बहुत खराब हैं। दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं। भारत पर अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। इसके बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। और यह मत भूलिए कि अभी बीच में कोविड का समय भी आया था, जहां कोविड ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को एक तरीके से बर्बाद कर दिया था। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपनी नई रिपोर्ट में दावा किया है कि अगले साल रुपए में फिर से मजबूती आएगी। इसलिए जो बुद्धिजीवी, नेता और पत्रकार रुपए की गिरावट पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें आज ये आंकड़े जरूर देखने चाहिए। अब एक और आंकड़ा देखिए, आपके लिए देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट का पिछले 51 वर्षों का आंकड़ा दिखाते हैं। और ये हमने 10-10 साल के भूखंड में, इसको 10-10 साल के कालखंड में हमने इसे बांटा है। तो देखिए, 1974 से लेकर 1984 के दौरान रुपए में औसतन 40% की गिरावट आई। ये वो समय था जब ज्यादातर इंदिरा गांधी की सरकार थी। इस दौरान, जैसा मैंने आपको कहा, इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी ज्यादातर समय। तब हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के बाजारों से ज्यादा जुड़ी हुई भी नहीं थी। इसके बाद 1984 से लेकर 94 के दौरान रुपए में औसत जो गिरावट है वो 176% की आई। इस दौरान राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव के समय ही एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी और भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया भर के बाजारों के लिए खोल दी गई थी। इसके बाद 1994 से 2004 के बीच रुपए में औसतन 44.5% की गिरावट आई और वर्ष 2004 से लेकर 2014 के बीच रुपए में अधिकतम गिरावट 52% आई। देखिए, और 2014 से लेकर 2024 के बीच रुपया अधिकतम जो है करीब 42% तक कमजोर हुआ है। 51 वर्षों के इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि रुपए की गिरावट किसके समय में कितनी ज्यादा हुई है। यह आंकड़ा आप हमेशा याद रखिएगा। 74 से 84, 84 से 94, 94 से 2004 और 2004 से 2014 के बीच 52% और 2014 से 24 के बीच 41%। अब आप देख लीजिए कि जो 2014 से 2024 के बीच का ये जो कालखंड है, जिसे आप मोदी युग कह सकते हैं, इस दौरान रुपए की गिरावट अगर आप परसेंटेज में देखें तो कितनी आपको बाकी के टाइम से कम नजर आएगी, 41%। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज की खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। आपने देखा होगा आजकल पूरे देश में एक फिल्म की बड़ी चर्चा चल रही है और उस फिल्म का नाम है धुरंधर। जिसने देखी है वो भी चर्चा कर रहा है, जिसने नहीं देखी वो भी इस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहा है। और इस फिल्म में जब आप देखेंगे तो रणवीर सिंह की बड़ी चर्चा हो रही है, इस फिल्म में अक्षय खन्ना की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन इस फिल्म में एक और किरदार है जिसकी बड़ी चर्चा है और उस किरदार का नाम है जमील जमाली। और इस किरदार को निभाया है मशहूर कलाकार राकेश बेदी ने। वैसे तो राकेश बेदी की पहचान एक ऐसे अभिनेता की है जो हमेशा जब भी स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शकों को हंसाते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने एक पाकिस्तानी नेता का किरदार निभाया है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो किरदार है ये पाकिस्तान के एक नेता नबील गबोल से प्रेरित है। और इस समय राकेश बेदी खुद हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं और आज हम धुरंधर के बारे में और उनके रोल के बारे में उनसे बात करेंगे। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सुधीर भाई, नमस्कार। नमस्कार, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। और सर, हम आपके फैन हैं और पूरा देश आपका फैन हुआ पड़ा है आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश जी, जब आपको स्क्रीन पर देखते हैं आप बोलते नहीं है, उससे पहले ही हंसी आ जाती है। जी, अब क्या करूं, मजबूर हूं। लेकिन जब धुरंधर देखने के लिए गए और उसमें हमने आपका रोल देखा तो एक तरीके से पहले तो बड़ा शॉक लगा एकदम कि ये क्या हुआ। तो ये जो नए रूप में हमने आपको देखा और आज आपकी बड़ी चर्चा हो रही है इस बारे में कि आपने वो जो रोल है जबरदस्त तरीके से आपने निभाया है, तो ये नया शिफ्ट आपने कैसे किया? देखिए, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे डायरेक्टर आदित्य धर को। मैंने, अगर आपको याद हो तो एक फिल्म आई थी द सर्जिकल स्ट्राइक्स ऑफ उरी जी, और उसमें मेरा एक छोटा सा किरदार था जिसमें मैं पाकिस्तानी हूं लेकिन इंडिया के लिए काम करता हूं, मूल हूं। तो वो बड़ा अच्छा हुआ था सीन और आदित्य पता नहीं उससे बहुत इंप्रेस हुए, बड़े खुश थे। तो उन्होंने मुझे उसी दिन कहा था, आज से 4-5 साल पहले, कि राकेश जी, आई विल पे यू बैक फॉर दिस बिग टाइम। तो लास्ट ईयर उन्होंने मुझे फोन किया कि राकेश जी, आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि आई विल पे यू बैक, तो वो वक्त आ गया है, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं आपको एक बहुत बढ़िया ऐसा रोल दे रहा हूं जो आपने कभी नहीं किया पहले, वो जोन में आप कभी नहीं। हालांकि थिएटर में मैंने से बहुत रोल किए हैं क्योंकि थिएटर एक जगह ही ऐसी जहां एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग अपने साथ, लेकिन फिल्मों में लोग ऐसे रोल देते नहीं कॉमेडियंस को, ये सोच के ये रिस्क होगा, पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आदित्य हैड द कॉन्फिडेंस इन मी एंड आई गिव द थम्स अप टू हिम फॉर दैट। राकेश जी, इस समय जनता ये कह रही है कि ये जो फिल्म है धुरंधर, ये अक्षय खन्ना और राकेश बेदी दोनों की किस्मत को बदल देगी। पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं तो नहीं जानता, ये वक्त ही बताएगा। मैं तो इस बात में मानता हूं कि जो भी काम मैं अपने हाथ में लेता हूं उसको अपनी पूरी ईमानदारी से अच्छे तरीके से करता हूं, ताकि वो भले ही वो मेरे शुरू के सीरियल हो, ये जो है जिंदगी हो, श्रीमान श्रीमती हो, चश्मे बदूर मेरी फिल्म हो, जो जितने मैंने फिल्में की, 200-250 फिल्में की हैं, पता नहीं, और हजारों एपिसोड किए हैं सीरियल्स के, पर कोशिश ये करता हूं कि जो भी मैं काम करूं वो लोगों के मतलब आंखों से होकर दिल तक पहुंचे, ऐसी कोशिश करता हूं। तो ये भी उसी कोशिश में एक तरह का एक प्रयास है मेरा, जो भी रोल है। आपने दूरदर्शन के लिए इतना काम किया है और मुझे याद है 1984 में ये जो है जिंदगी नाम का सीरियल दूरदर्शन पर आपका आया करता था और आज आप फिर से दूरदर्शन पे हैं। ये मुझे तो लगता है एक तरीके से आपकी एक बड़ी स्वीट सी होम कमिंग है आज। बिल्कुल, मैं आई टोटली एग्री विद यू। मेरे दूरदर्शन से बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है, क्योंकि दूरदर्शन ने
अगर आप सही मायने में देखें तो ये जो है जिंदगी पहला सिटकॉम था या पहला सीरियल था और दूरदर्शन पहला उसका माध्यम था। तो हमारी एक कॉम्बिनेशन, हमारी एसोसिएशन है, वो उसी से लोगों को पता चला हमारे देश में कि टेलीविजन की पावर क्या है। तो आज कैसा लग रहा है आपको वापस उसी दूरदर्शन पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है और आपके साथ मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं आपके तकरीबन, मैं जब भी मुझे समय मिला है हर रोज शाम को, आप कहीं भी हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने आपको हमेशा फॉलो किया है और बहुत ही उम्दा अच्छा बोलते हो। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू सो मच इस प्रशंसा के लिए। लेकिन जब मैं आपको स्क्रीन पर देख रहा था, जब मैंने धुरंधर फिल्म देखी, तो मुझे भी ये लगा कि इस रोल में आपने बहुत ज़बरदस्त होमवर्क किया है और एक ऐसा किरदार जो पल पल अपना रंग बदलता है, उसका बोलने का जो स्टाइल है वो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो पाकिस्तानी नेता है, वो चापलूस भी है और वो मक्कार भी है। तो इस रोल की आपने होमवर्क कैसे किया, तैयारी कैसे की आपने? देखिए, अब तैयारी तो करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, ऐसा तो नहीं है बगैर तैयारी के तो कुछ नहीं होता है। मैंने एक्चुअली बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियन स्टडी किए और उनकी आवाज़ें स्टडी की और फिर मैंने अपनी एक आवाज़ बनाई कि वो कैसे बोलते हैं, उनका लहजा क्या होता है, किस तरह के अल्फाज यूज़ करते हैं वो। तो उसका मैंने उनकी स्पीचें पेपर पे लिख कर अब याद करता था, और अब फिर रिकॉर्ड करता था। तो एक दिन मैं कार में जा रहा था, मेरी पत्नी साथ में बैठी हुई थी, तो मैंने अपनी खुद की रिकॉर्ड की स्पीच लगा दी अपने आप को रिमाइंड करने के लिए कि अब शूटिंग आ रही है तो मैं ज़रा उसमें रवानगी रहे मेरे उसमें। तो मेरी वाइफ ने कहा, यार ये तुम क्यों बोर कर रही हो, किसकी भी आवाज़ है ये? मैंने कहा ये मेरी आवाज़ है। बोले क्या बात कर रही है, आपकी आवाज़ है, लगती तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेरी आवाज़ है और मैं अब ऑलमोस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि ये आवाज़ में उसमें उस रोल में रखूँ। तो किसी हद तक रखी, पूरी नहीं रखी, क्योंकि आदित्य ने कहा कि फिर पूरा आपका ध्यान जो है आवाज़ में चला जाएगा, आप सीन की जो बारीकियां हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो किसी हद तक आवाज़ और वो उनका लहजा, डिक्शन वगैरह पे वो मैंने रखा है फिल्म में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एक नेता हैं नबील गबोल जी, ये आपने बिल्कुल हुबहू उनकी नकल की है। एक्चुअली मेरा जो लुक है वो उनके बहुत करीब है। वो मैं क्रेडिट देता हूं हमारे डायरेक्टर को, हमारी मेकअप टीम को, मेरा लुक बहुत उसके करीब लेकर चले गए, वो नबील गबोल के बहुत करीब लेकर गए। लेकिन जो मेरी बोलचाल है वो मैं एक मिक्स्ड है, उसमें पाकिस्तान के और हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन मेनली पाकिस्तान के, क्योंकि उर्दू लैंग्वेज है तो, और लहजा, डिक्शन वो मैंने कोशिश की है कि वही की रखूं। जी, इस फिल्म में जो कास्टिंग की गई है वो भी एक अच्छा प्रयोग लोग इसे मान रहे हैं कि बड़े जमाने के बाद कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है, इतने बड़े बड़े कलाकारों को एक साथ, और बिल्कुल वो जो कास्टिंग इस प्रकार से की गई है कि वो सारे कलाकार उस रोल में एकदम डूब जाते हैं। तो इसके लिए आप आदित्य धर को श्रेय देना चाहते हैं, राइटर्स को देना चाहते हैं, या मुकेश छाबड़ा को देना चाहते हैं जो कास्टिंग डायरेक्टर थे? देखिए, सबसे पहला श्रेय तो जाता है डायरेक्टर को, क्योंकि वो कंसीव करता है को या कास्टिंग डायरेक्टर को कि मुझे इस तरह के किरदार चाहिए। लेकिन हैट्स ऑफ टू मुकेश छाबड़ा का काम वहां शुरू होता है जो उस तरह के किरदारों को लाकर उस ब्रैकेट में बिठाता है, और फिर उसके बाद एक्टर्स का अपना काम शुरू होता है कि कैसे वो अपने अपने किरदार को जीवंत करते हैं। तो इसमें एक आदमी की मेहनत नहीं है, ये हर आदमी जो जहां पर जो उसका रोल है वो उसको जस्टिफाई करते करते एक लेवल तक लेके जाता है और फिर पूरी बात बनती है। जब आप ये रोल कर रहे थे और ये फिल्म बन रही थी, तब आपने कभी ऐसा सोचा था कि 71 वर्ष की उम्र में ये एक तरीके से ये फिल्म आपको एक नई पहचान देगी, एक नए तरह का नाम देगी, और ये नाम, ये पहचान, ये कब किस उम्र में आ जाए कोई नहीं जानता? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक मेरा लिखा हुआ शेर मुझे याद आ रहा है इसी बात पे, एक मेरी गजल है लिखी हुई, उसका एक शेर है कि खिजाएं उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, खिजाएं उम्र भर की कटी इस उम्मीद पे, एक गुल खिले मेरे नाम का आपके बहार में। क्या तो बात है? ये हर एक्टर, हर डायरेक्टर वेट करता है कि एक दिन तो ऐसा आएगा। जी,
अब मैं कंट्रोवर्सी की बात आपसे करना चाहता हूं। जब से फिल्म आई है कंट्रोवर्सी भी बहुत हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फिल्म बड़ी जहरीली है, फिल्म में जहर ही जहर भरा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये जहर का इंजेक्शन है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और कलाकारों का काम ही है कि सच्चाई जो है और समाज की सच्चाई को आईना बनाकर समाज को ही दिखाया जाए कि देखिए इस समय आपका ये चेहरा है, आजकल आप ऐसे दिख रहे हैं, आजकल आप ये कांड कर रहे हैं। तो आर्ट एंड सोसाइटी आर इंटरवोवन ऑलवेज, आपको पता ही है, और दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। आर्ट जो है वो समाज का रिफ्लेक्शन है, समाज आर्ट का रिफ्लेक्शन है, और दोनों इन कंजक्चर ही चलते हैं हमेशा। और कोई इमेजिनेशन से, कोई ऐसे आसमान से कुछ तोड़ के नहीं लाया है कोई आदमी। ये फिल्म में जो भी जितने सीक्वेंसेस हैं या जितने इंसिडेंट्स हैं वो आसमान से नहीं तोड़े गए हैं। टॉर्चर जो दिखाया गया है सर, वो भी इतना ही दिखाया गया है जो एक आम आदमी, हम जैसा एक आम आदमी जिसको टॉर्चर का आता पता नहीं है, वो झेल सकता है। झेल सकते, जेन्युइनली झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल झेलने की बात नहीं कर रहा हूँ, देखने की झेलने की बात कर रहा हूँ। वो देखने में जितना झेल सकता है उतना ही दिखाया गया, वरना तो आदमी थिएटर से उठ के बाहर चला जाएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है ये फिल्म, और मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के लोग फिल्म देख देख के वीडियो बना रहे हैं और डाल रहे हैं कि हमें तो फिल्म बड़ी अच्छी लगी। तो इसमें कई एंगल्स हैं, पाकिस्तान भी है, बलोचिस्तान का जो समस्या है उसको भी बड़े महीन तरीके से उठाया गया है। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं है, ये एक सिनेमा ऐसा है जो एक मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये फिल्म बहुत सारे लेवल पे काम कर रही है। पाकिस्तान क्योंकि वो गिल्टी कॉन्शियस है उनका, तो उनको लगता है कि हमारी फिल्म है, जबकि उनकी फिल्म नहीं है। ये फिल्म हमारी फिल्म है कि हमारे साथ ये हुआ और हम ये करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको लगे उनकी फिल्म है, तो अगर वो गिल्टी कॉन्शियस उन्होंने किया ऐसा, तभी उनको फील हो रहा है। जी, इतने बड़े बड़े कलाकार जब एक साथ मिलते हैं, देखिए एक तरफ रणवीर सिंह खड़े हैं, फिर अक्षय खन्ना हैं, संजय दत्त हैं, अर्जुन रामपाल हैं, बहुत मतलब बड़ा हैवीवेट स्टार कास्ट है, और उसके बीच में आप भी हैं। आपका किरदार बड़ा ज़बरदस्त है, आपका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब एक्टर्स अपना नेबरहुड देखते हैं तो क्या कभी आपको भी एक इनसिक्योरिटी होती है? जैसे अक्सर ये कहा जाता है कि अरे ये एक्टर उस एक्टर को खा जाएगा, ये उसको खत्म कर देगा, इस प्रकार की जो चीजें। सर, जो मजे हुए कलाकार होते हैं, जो अपने रोल में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको किसी किस्म की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि सबको पता होता है कि मुझे इसी में मुझे बेटर करना है। इस दायरे के बाहर मैं अगर जाऊंगा, मैं कोशिश भी करूंगा, तो या तो काट दिया जाएगा या मैं खराब लगूंगा। तो यू हैव टू रिमेन इन योर कैरेक्टर एंड दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। अगर हर आदमी यही सोचता रहेगा ये लाइन उसकी नहीं मेरी होनी चाहिए, तो फिर वो हीरो अकेला ही फिल्म बना ले, औरों को क्यों ले रहा है भाई? आप एक एक्टर हैं, प्रोफेशनल एक्टर हैं, कलाकार हैं। थोड़ी देर के लिए आप ये सोचिए कि आप इस फिल्म में नहीं हैं और आप इसे एक दर्शक की तरह देख रहे हैं, और पूरे देश में इस समय अक्षय खन्ना का नाम लिया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने कमाल कर दिया है, क्या जबरदस्त वापसी उन्होंने की है। क्या आप मानते हैं कि अक्षय खन्ना का जो काम है वाकई में ऐसा है, इतना जबरदस्त उन्होंने काम किया है कि देश में इतनी चर्चा उनके बारे में हो रही है? हाउ डू यू रेट हिम? क्योंकि आपने साथ में काम भी किया होगा पहले, आपने उनकी मेहनत भी देखी होगी। उनका अगर कोई अलग स्टाइल है, मुझे पता नहीं, मैं कभी उनको मिला नहीं हूं, लेकिन हो सकता है उनका काम करने का तरीका, उनका लाइफ स्टाइल बाकियों से अलग हो, और फिर आप उनको एक दर्शक की तरह देखते हैं, तो कैसा पाते हैं आप? देखिए, एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मतलब आपसे क्या, ऑडियंस से शेयर करना चाहता हूं कि एक एक्टर को इतना पता नहीं चलता कि दूसरा एक्टर अपने रोल के बारे में क्या प्रिपरेशन कर रहा है। अगर आज मेरा सीन है, मेरा अक्षय का सीन है, तो हम दोनों ने सीन पढ़ तो लिया, लाइनें भी पढ़ ली, हमने आपस में बोल भी ली, लेकिन अंदर मैं क्या प्रिपरेशन कर रहा हूं, मेरा वो अंदर से क्या जज्बा निकलेगा, मेरे जो हिडन मेरे जज्बात हैं वो किस तरह से मेरे चेहरे पर आएंगे, मैं कहाँ कॉमा लगाने वाला हूं, कहाँ मैं एक लुक के लिए वेट करने वाला हूं, वो उसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूं। वो मुझे दूसरे एक्टर के बारे में मालूम नहीं पड़ेगा, ना किसी दूसरे एक्टर को मेरे बारे में मालूम पड़ेगा। वो जब हम करने के लिए आएंगे तब हम उसको इन यूनिसन लेकर आएंगे, एंड द डायरेक्टर विल फील कि नहीं यार, ये इसको ऐसा ऐसा करते 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 या नाउ इट्स वर्किंग फाइन। तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा एक एक्टर दूसरे एक्टर से इनसिक्योर हो रहा है।
फिर तो कोई फिल्म अच्छी बन ही नहीं सकती अगर ऐसा हो तो। जी, तो आप कह रहे हैं कि कई बार जो दो एक्टर्स हैं वो एक दूसरे को सरप्राइज भी करते हैं और सरप्राइज बिल्कुल सामने आके ही करते हैं, तभी पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल करते हैं। अब देखिए फिल्म में एक सीन है कि अक्षय मुझसे कहते हैं कि मैंने सुना है कि असलम वापस आ रहा है। तो मैं कहता हूं कौन? आतिफ असलम। तो हालांकि बात संजय दत्त के बारे में हो रही है, वो भी वही बात कर रहे हैं और मुझे मालूम है कि मैं घुमा के एक टॉपिक को मतलब इग्नोर कर रहा हूं, उनकी बात को इग्नोर कर रहा हूं और बाद में मैं आता हूं अच्छा तो अरे यार छोड़ो यार, अच्छा तो उसकी बात कर। तो ये जब हमने रिहर्स किया तो रिहर्स करते वक्त उसका हर रंग तो हम नहीं बोलेंगे ना, लाइनों को रिहर्स करते हुए उस चीज का हर रंग तो नहीं बोलेंगे, उस चीज का हर रंग तो शॉट के टाइम पर ही आएगा। जो छोटी छोटी पॉजेस हैं, जो गैप्स हैं, लुक्स हैं, एक आध लाफ्टर है, एक आध स्माइल है, वो तो जब परफॉर्मेंस के बिल्कुल एंड और फिर डायरेक्टर देखेगा कि नहीं ये ऐसे वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कर रहा है, इसको चलो थोड़ा ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए, एंड इट बिकम्स। जी, आपका सबसे पसंदीदा सीन या डायलॉग कौन सा था इस फिल्म में? अब मैं वो जो बोलने वाला हूं, अगर आप उसको भी पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे वो मत बोलिएगा क्योंकि लाइव है। ठीक है लेकिन आप उसकी जगह कुछ और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो जब मैं उसके घर में जाता हूं और मैं गया हूं झगड़ा करने उससे को मेरी बेटी को ले गया, मेरी बेटी, मैं इतना पैसे वाला आदमी हूं, मेरी बेटी एकदम स्लम एरिया में रह रही है उसके साथ, और मैंने एक मोटी सी गाली निकाली, वो गाली का एक ऑल्टरनेट देता हूं, वो 19 किया तो 30-32 का तो होगा तू, तो जो शर्मो आया है कि नहीं के, यू नो। तो वो और एंड में करते करते फिर उसको वो उस पर चिल्लाने के लिए आता है, उसको नीचा दिखाने के लिए आता है, जब उसको मालूम पड़ता है कि यार ये तो पावर हाउस होने वाला है आगे का, ये मेरे काम का आदमी है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके हाथ चूम लेता है एंड ही एक्सेप्ट्स हिम एज हिज सन इन लॉ। वो एक गजब का सीन है और इसमें हैट्स ऑफ टू दी डायरेक्टर एंड द राइटर, जो आदित्य धर दोनों है, राइटर भी डायरेक्टर भी, मतलब कमाल का कंसीव किया उसने वो सीन, बहुत अच्छा। मैंने वो सीन देखा और मैंने देखा कि आपके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं कैसे वो बदलते चले गए। गुस्सा आया, फिर वो गुस्सा ठंडा हो रहा है, उसके बाद सिंपैथी आ रही है, फिर कुछ आप आगे का सोच रहे हैं और आप खुश हो जाते हैं एंड देन फिर आप हालात से समझौता कर लेते हैं, और वो कई बार ऐसा लगता है कि बिना डायलॉग के बोले ही आपके चेहरे से समझ में आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर भाई। अब लेकिन अब जैसे मैंने आपसे कहा, तो अब रिहर्सल के टाइम पे ये बात मैं थोड़ी कर सकता हूँ सब कुछ अपने को एक्टर के साथ, वो तो जब जिस शॉट चलेगा तब धीरे धीरे वो एक्सप्रेशन आने शुरू होंगे। आपने अक्षय खन्ना के साथ भी कई आपके सीन थे, जैसे शुरुआत में जब आप अस्पताल में आते हैं जी और नाटक करते हैं ये कि आप बहुत में पानी भर जाए, जब आप नंगे पैर दौड़ के आ रहे हैं। जी जी जी। तो अक्षय के साथ जो आपके सीन थे अक्षय खन्ना के साथ, और क्योंकि अक्षय की इतनी बात हो रही है, अक्षय के साथ काम करना आपको कैसा लगा और क्या आपने उनके बारे में कुछ डिफरेंट पाया, कुछ अलग पाया? देखिए अक्षय खन्ना बहुत ही कुछ ऐसे एक्टर होते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं, अक्षय खन्ना है, कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो अपनी एनर्जी को एकदम वहां तक बचा के रखते हैं और वहीं पे उसका मुजाहरा करते हैं, उसकी जो है एग्जीबिशन वहीं करते हैं जब कैमरा शुरू होता है, शॉट शुरू होता है। अक्षय खन्ना उनमें से हैं, वो बहुत इंटरनलाइज करते हैं हर सीन को और सेट पे अकेले बैठते हैं, ज्यादा किसी से मिंगल अप नहीं होता, अनलेस कोई छोटा मोटा मतलब जोक हो तो कोई बातचीत हो। मेरे साथ तो खैर बहुत ही उनकी बातचीत हुई, वी डिस्कस्ड माय थिएटर विद हिम, माय प्लेज विद हिम, जो मैं नाटक करता रहता हूँ थिएटर, उन्होंने कहा भी कि वो आएंगे। लेकिन फिर भी सीन जो है जिस समय शुरू होता है उसी समय एक्टर एक अपने, क्योंकि सबको, डायरेक्टर को भी मालूम है कि सब मजे हुए कलाकार हैं, जो मुझे चाहिए उसका पहले दूसरे टेक में एक 90% तो आ ही जाएगा, फिर उसको तराश के उसको 100% वो ले आएंगे। जी राकेश जी, ये भी एक स्पाई फिल्म है,
लेकिन अभी तक हमने जो स्पाई फिल्म देखी हैं, जिन्हें मैं कहता हूं बड़ी डिजाइनर स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में होती हैं, जिसमें हीरो बहुत शानदार दिखता है, डिजाइनर कपड़े पहनता है, शानदार रिजॉर्ट्स में होते हैं, छोटे-छोटे कपड़ों में बिकिनी गर्ल्स होती हैं, प्राइवेट जेट्स में वो सफर करते हैं, और एक फिल्म ये है। दर्शक को वो अच्छी लगेगी या ये, और असली फिल्म कौन सी है? मुझे लगता है कि असली फिल्म तो यही है सर, क्योंकि ये फिल्म में अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो मैं आपको ये बड़ी बहुत जो आदित्य धर ने किया है वो एक बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा है। वो इसलिए है, इस फिल्म में कमर्शियल कोई भी बात नहीं है। कोई ऐसा आधे कपड़ों में किसी लड़की का डांस नहीं है, कोई ऐसा लव अफेयर नहीं है कि मतलब कि जो बहुत इमोशनल हो, जिससे लोग जुड़े। इसमें सिर्फ एक चीज है, देश प्रेम बहुत है कि एक आदमी अपने देश के लिए दूसरे देश में जाकर क्या क्या कर रहा है, और बाकी लोग जो इससे पहले गए हैं वो भी क्या कर रहे हैं। और जो सबसे अच्छी बात जो मैं आपको बता रहा हूं इस देश में ये है कि हम अपने देश में इतना पीसफुली उठ रहे हैं, रह रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, जब मर्जी जहां मर्जी जा रहे हैं, जो मर्जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, हमारे आसपास कोई बम नहीं फट रहे हैं। इसके पीछे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जो अपनी जान पे खेलकर पता नहीं क्या क्या देश के लिए कर रहे हैं। तो ये सारी जो भावना है, ये कमर्शियल नहीं है, ये एक इमोशन है जो ऑडियंस के साइक को झंझोड़ रही है कि देखो हमारे लिए इतना कुछ हो रहा है, और हम हर एक। इस फिल्म में एक डायलॉग है, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद भी ये जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, वो इस फिल्म की लगातार आलोचना कर रहे हैं। उन सब लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इस पर पॉलिटिकल पार्टीज भी आ गई हैं, इस पर अलग अलग बुद्धिजीवी जो हैं वो भी आ गए हैं, अपने आप को पाकिस्तान के जो दोस्त कहने वाले लोग हैं वो भी आ गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये फिल्म तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बड़ी जहरीली फिल्म है। उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं जो अपने ही देश में रहकर इस फिल्म को गिराने में लगे हैं? देखिए, उन लोगों को तो जनता ने जवाब दे ही दिया है, क्योंकि अभी फिल्म को लगे हुए देखिए 4-5 दिन हुए हैं, और मैं कम से कम ऐसे 20 लोगों को जानता हूं जो ऑलरेडी फिल्म 2 या 3 बार देख चुके हैं और फिर से देखने का प्लान बना रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो ये क्या, देखिए क्या है, जहां पर मतलब धूप रहेगी वहां छांव तो रहेगी, जहां पर पानी रहेगा वहां पर आग के आसपास ही होगी कहीं ना कहीं। तो ये एक कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह की सोच तो हमारे मतलब रहेगी हमेशा, आप उसको मिटा नहीं सकते। लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो किस आराम से आज, जबकि सारा ऑलमोस्ट आई कैन से half of the world is living in some kind of uncertainty in every country के आज पता नहीं उठेंगे तो हमारा घर भी सलामत होगा या नहीं होगा। उस माहौल में हम इतने सिक्योरली अपने घर में रह रहे हैं। जी, आखिरी सवाल आपसे ये है, धुरंधर के सुपरहिट होने के बाद उसके बाद का जीवन आपका कैसा है और क्या बदलाव आया जीवन में, या सब वैसा ही है? मैं इन चीजों में ज्यादा सोचता नहीं सुधीर भाई, मैं हमेशा आई लिव बाय द डे, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब कैसा बदलाव आएगा तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है। इतने साल मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने अच्छा जैसा भी काम किया है, तो ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। इसके बाद अपनी फीस तो आप बढ़ा ही देंगे? ये आपको क्यों बताऊं ठाकुर। पर मैं उम्मीद करता हूं आपकी फीस भी बढ़ेगी, आपका स्टारडम भी बढ़ेगा, आपकी लोकप्रियता जो पहले से ही इतनी शानदार है और आगे बढ़ेगी, और आप लोगों को अलग अलग शेड्स के ये जो रोल्स हैं ये ऐसे ही दिखाते रहेंगे। राकेश जी, इट वाज ए प्लेजर टू स्पीक टू यू, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सुधीर भाई, एंड कीप द गुड वर्क गोइंग, आई रियली लव द वे यू स्पीक। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आज की खबरों को डिकोड करने का यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। खादी
सिर्फ एक वस्त्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और आज वैश्विक फैशन और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की नई परिभाषा बन चुकी है। वर्ष 2024-25 में वर्ष 2013-14 के मुकाबले 1,16,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स का उत्पादन, जो लगभग 350% की वृद्धि है। 1,70,000 करोड़ रुपए के खादी ग्रामोद्योग प्रोडक्ट्स की रिकॉर्ड बिक्री अर्थात 450% वृद्धि दर्ज हुई और साथ ही पिछले 11 वर्षों में लगभग 2 करोड़ लोगों को केवीआईसी ने रोजगार दिया। तो आइए भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दें और खरीदें खादी और ग्रामोद्योग उत्पाद। विजिट करें नजदीकी खादी स्टोर। मौत कभी अचानक आती है तो कभी दबे पांव। दुर्घटना प्रभावित गर्भवती महिला, थैलेसीमिया रोगी के लिए रक्त का अभाव जानलेवा हो सकता है। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई में आप बन सकते हैं सुपर हीरो। रक्तदान करने से कम नहीं होता, गर्व होता है, जान बचाने का गर्व। आखिरकार मैं 18 की हो गई तो इस बार मैंने वोट भी डाला और खून भी दे पाई। 65 साल की उम्र तक 177 बार किया स्वैच्छिक रक्तदान और यही है मेरा अभिमान। कीजिए रक्तदान और बनिए किसी के चेहरे की मुस्कान। लेकिन नन्ही सी जान आपका हमेशा करेंगे सम्मान। आप हो मेरे सुपर हीरो। रक्तदान यानी जीवन दान। थैंक यू। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज डिवीजन DGHS, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राजनीति दिखाते हैं भारत की। पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इस समय वहां बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है और इस विवाद के केंद्र में है टीएमसी के सस्पेंड कर दिए विधायक हुमायूं कबीर, जिन्होंने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके इस विवाद की शुरुआत की। तो अभी तो ये मस्जिद जो है ये बनी भी नहीं है, मस्जिद का निर्माण शुरू भी नहीं हुआ है और अभी आप देख लीजिए 50,000 लोगों ने वहां पर नमाज अदा की। अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 6 दिसंबर की है, जिस दिन यहां बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया गया था। 6 दिसंबर को 2 लाख से ज्यादा लोग यहां पर इकट्ठा हुए थे, जो अपने साथ मस्जिद निर्माण के लिए ईंटें लेकर आए थे। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 33वीं बरसी पर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया और इस मस्जिद के निर्माण के लिए वहां के लोगों से चंदा देने की अपील की थी और अब तक हुमायूं कबीर को 3.5 करोड़ रुपए कैश या फिर ऑनलाइन चंदा मिल चुका है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से टीएमसी के विधायक हैं और 4 दिसंबर को बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान के बाद उन्हें ममता बनर्जी ने टीएमसी से सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हुमायूं कबीर ने पहले बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया, वहां पर 50,000 लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा भी किया। बीजेपी का आरोप है कि हुमायूं कबीर ये सब ममता बनर्जी के समर्थन से ही कर रहे हैं और जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तब यहां पर बाबर का नाम नहीं होगा। हुमायूं कबीर का कहना है कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद नहीं बन पाई, इसीलिए वो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं और आज उन्होंने किसी को नहीं बुलाया था। ये सारे लोग जो आए हैं ये खुद आए हैं, स्वेच्छा से आए हैं और इसीलिए यहां पर इतनी भीड़ हो गई। तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।